हेलो बच्चों, द स्टडी मंच के यूट्यूब चैनल में मैं कंचन भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बेटा, हम पिछली क्लास में अपना चैप्टर 3 कंप्लीट कर चुके हैं। उसकी व्याख्या काफी अच्छे से आपको समझा दी है। तो उसी के आधार पर हमने आज आपके लिए क्वेश्चन और आंसर लेकर आए हैं, जो गद्यांश आधारित क्वेश्चन और आंसर होते हैं। तो पार्ट 3 के आज हम वही लेकर आए हैं। तो देखिए बेटा, पार्ट 3 है, ये हमारा गद्य खंड का है। किसका है? गद्य खंड का है। ठीक है, इसका नाम है क्या लिखूं। क्या नाम है पाठ का? क्या लिखूं। ये ऐसा ही नहीं है कि आपको थंबनेल में दिखा दिया देखने के लिए, नहीं, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है बेटा कि पार्ट 3 क्या लिखूं के राइटर कौन है, क्या नाम है उनका। तो आपको याद रखना होगा, पार्ट 3 है क्या लिखूं, उसके राइटर है हमारे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। ठीक है, तो आज हम उसी के आधार पर गद्यांश आधारित कुछ क्वेश्चन और आंसर लेकर आए हैं। देखिए, जिस बच्चे ने अच्छे से क्लास को देखा है उसके लिए ये क्लास आज वाली एकदम हलवा रहने वाली है, और जिस बच्चे ने पिछली क्लास को नहीं लिया उसके लिए थोड़ी सी मान लीजिए टफ रहेगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इजी करके आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। ये बेटा एक ऐसे जो हमारे चैप्टर रहते हैं गद्यांश आधारित क्वेश्चन प्रश्न ऐसे जो रहते हैं ना, इनके लिए हमारा क्या रहता है, क्वेश्चन करना इनके लिए बहुत ही इजी रहता है। देखिए, हमारा 3 नंबर देके जाता है, ये एक ही हमारा कितने नंबर देके जाएगा, 3 क्वेश्चन आते हैं और 6 नंबर देके जाता है। कितने नंबर देके जाता है? 6 नंबर देके जाता है। और 6 नंबर इतना इजी से हमारे पॉकेट में हो जाते हैं कि इसका कोई जवाब नहीं है। कैसे रहता है देखिए, मैं आपको समझाती हूँ, है ना। देखिए, पहला इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला हमारा जो क्वेश्चन होता है वो कहता है गद्यांश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या कीजिए, पहला क्वेश्चन ये हो जाता है। जो बच्चा चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेता है, समझ लेता है, उसके लिए गद्यांश की व्याख्या करना इतना इजी हो जाता है कि कोई जवाब नहीं। ठीक है, ये हो गए आपके 2 नंबर। क्वेश्चन नेक्स्ट आता है। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है पाठ के लेखक का नाम बताइए। पाठ के लेखक का नाम, वह पाठ का नाम बताइए। वह पाठ का नाम बताइए। तो जिसने पाठ को पढ़ा है, समझा है अच्छे से, वो समझ ही जाएगा, पकड़ ही लेगा कि ये पाठ है क्या लिखो, इसके राइटर हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। या कोई भी पाठ हो, कोई भी आपका चैप्टर हो, उसके राइटर आपको समझ आ ही जाएगा। जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ा होगा, मैं उनकी बात कर रही हूँ। हवा हवा में पढ़ने वालों की तो बातें कुछ अलग रहती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा रहता है हमारा, जो हमें गद्यांश दिया रहता है ना, गद्यांश दिया रहता है, उसी में से हमें पूछ लेता है। एक क्वेश्चन हमारा रहता है जो गद्यांश होता है, उसी में से हमें पूछ लेता है। तो इस प्रकार हमारे ये 6 नंबर हो जाते हैं। कितने नंबर हो जाते हैं? 6 नंबर हो जाते हैं। 2-2 करके हमारे ये 6 नंबर हो जाते हैं। और 6 नंबर लाना बड़ा ही इजी हो जाता है, बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है ना। तो आज हम पहला अपना गद्यांश शुरू करते हैं। ठीक है, पहला गद्यांश हमारा कहता है मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। देखिए, स्टोरी रहती है हमारे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की, कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी होते हैं, उनकी 2 शिष्याएं होती हैं, स्टूडेंट रहती हैं। तो पद्मलाल पुन्नालाल जी से कहती हैं वो कि मेरे लिए आप दूर के ढोल सुहावने पर एक निबंध लिखिए। एक होती है हमारी नमिता, एक होती है अमिता। और अमिता कहती है कि नहीं, मुझे तो समाज सुधारक के लिए निबंध चाहिए। अब क्या होता है, हमारे पद्मलाल पुन्नालाल जी कहते हैं मुझे निबंध तो लिखना होगा, लेकिन निबंध में लिखूं कैसे, आखिर निबंध लिखूं कैसे, मुझे तो एक ही निबंध लिखना है। इन दोनों ने 2 निबंध बता दिए। तो यही डिस्कस करते 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 आपको ये सारा इसमें समझाया जाता है। मैं पिछली क्लास में आपको सब कुछ बता चुकी हूँ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। ये अब बात आती है मेन पॉइंट पे आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, सभी का ध्यान सामने ही रहना चाहिए। मुझे आज लिखना ही पड़ेगा, अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक एजे गार्डनर का कथन है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये हमारे जो एजे गार्डनर थे वो अंग्रेजी के एक प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, लेखक थे। प्रसिद्ध लेखक एजे गार्डनर का कथन है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। अब देखिए, आपको बेटा जो लाइन दी होगी ना, जो रेखा की है नीचे, यहीं से आपको शुरू करना होगा, यहीं से आपको अपने शब्दों में लिखना होगा। कुछ इसके शब्द उठा लेने होंगे,
कुछ अपनी तरफ से ऐड करना होगा, ठीक है। ऐसे ही ऐड करके आपको व्याख्या लिख देनी होगी। ये हुआ इसका रूल, लिखने का नियम, ठीक है। तो कहते हैं लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है, लिखने की एक मानसिक स्थिति होती है, यानी कि हमारा माइंड सेट रहता है ना, मानसिक स्थिति होती है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है। जब हम कोई भी लेख लिखते हैं तो मन में एक ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आ जाती है, यानी कि शरीर में कुछ ऐसी फुर्ती सी आ जाती है कि मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है। जब हम लेख लिखते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले हमारा मानसिक स्थिति है वो ठीक होनी चाहिए। लेख लिखने के लिए वो सेट होनी चाहिए कि हमको लेख लिखना है, ठीक है। जब हम लेख लिखते हैं तो हमारे शरीर में एक अलग सी फुर्ती सी आ जाती है, ठीक है ना। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती। जब हम कोई भी लेख लिखते हैं तो उस समय हमें कोई भी विषय की चिंता नहीं सताती है ना, नहीं रहती। कोई भी विषय हो उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं। अब ये हमको यहाँ तक करना है, जो भी इसका करना है, ठीक है। आगे आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से और यहाँ तक ही आपको करना होगा, ठीक है। तो देखो बेटा होता क्या है, होता ये है, ये नेक्स्ट पेज क्या दिक्कत कर रहा है बार बार। अच्छा ये खाली आ गया है, तभी मैं कहूँ बार बार ये नेक्स्ट पेज क्या दिक्कत कर रहा है। चलिए अब देखिए इसमें से क्वेश्चन किस किस तरह से बनते हैं, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन हमारा कहता है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। पहला क्वेश्चन ऐसे बनेगा, पूछेगा कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो जिस बच्चे ने चैप्टर को बाकायदा बढ़िया से पढ़ा होगा वो तुरंत ही उसको गद्यांश को पढ़ेगा और तुरंत ही लिख देगा। अच्छा ठीक है, अब इसका नियम कैसे होता है, लिखने का रूल कैसा होता है, तरीका क्या होता है, वो हम यहाँ से सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड, ये नहीं भूलना है आपको, किस खंड का है, गद्य खंड। गद्य खंड में संचलित निबंध क्या लिखूं से उद्धृत है या लिया गया है। इसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं, ठीक है। इसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। अब देखिए इसमें हमें करना क्या होगा, कहते हैं ना कि हमने बड़े अच्छे से लिखा था, हमें नंबर क्यों नहीं मिले, सामने वाला बच्चा टॉप कर गया। तो वो लिखने का एक तरीका होता है कि वो आखिर टॉप कैसे कर जाता है। अब हमको यहाँ पे यही देखना है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे यही सीखना है। देखिए देखो बेटा रहता क्या है, देखिए अब ये पूछेगा उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उसने एक क्वेश्चन को पूछ लिया, मैं आपको एक समझा दे रही हूँ, फिर सभी में आपको ऐसे ही ऐसे लिखते जाना है, ठीक है। देखो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संचलित निबंध क्या लिखूं। अब जो लिखा है ना क्या लिखूं, ये बेटा आपको जो क्या लिखूं लिखा है ना, ये हाईलाइट कराना है, एग्जामिनर को दिखाना है। हमारे एग्जाम में दो ही पेन यूज रहती है, एक तो ब्लू रहती है एक ब्लैक रहती है। तो ब्लू से तो हमको यहाँ तक लिख देना है निबंध तक। अब क्या लिखूं हमको हाईलाइट करना है, ठीक है। से उद्धृत है, ठीक है, ये हो गया हमारा ब्लू से। इसके लेखक, अब ये यहाँ तक हुआ ब्लू से, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी है। अब ये आपको ब्लैक पेन से हाईलाइट करना है जिससे कि एग्जामिनर को दिखे कि इसके राइटर पद्मलाल पुन्नालाल जी हैं, चैप्टर है क्या लिखूं, और ये हमारा गद्य खंड से लिया गया है। वो तुरंत देखेगा और आपको पूरे नंबर सटीक दे देगा, ठीक है। ये हुआ हमारा लिखने का एक तरीका कि हमको कैसे लिखना होगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना सबके जी। अब सामने देखो क्वेश्चन आता है दूसरा, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कहता है कि जो गद्य दिया है उसके अंश की व्याख्या कीजिए। तो अभी हमने क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं। देखो बेटा इसका उत्तर है रेखांकित अंश की व्याख्या। आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। कैसे लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या, ब्लैक पेन से नीचे लाइन बनानी है, फिर ये एरो करना है, ठीक है। एरो यानी कि डैश दे देनी है आपको थोड़ी सी।
इसके आगे लिखना है, अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंधकार एजी गार्डनर हुए हैं, जिन्होंने कहा है कि मन की विशेष स्थिति में ही निबंध लिखा जाता है। जो मन की विशेष स्थिति होती है ना, उसी में हम निबंध लिख सकते हैं। उसके लिए मन के भाव ही वास्तविक होते हैं। लेख लिखने के लिए क्या होता है कि जो हमारे मन में भाव है ना, वही वास्तविक होते हैं। मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त हो सकता है। जो मन के भाव है ना, इनको हमें लिखने के लिए, व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। उनका कहना है कि उसे उस समय मन में एक विशेष प्रकार की उत्साह और फुर्ती आती है। जब हम लेख लिखते हैं तो हमारे मन में एक अलग प्रकार की फुर्ती, उत्साह यानी कि खुशी होती है। दिमाग में एक विशेष प्रकार की आवाज, पूर्ण स्थिति बनती है। दिमाग में एक अलग ही प्रकार की आवाज होती है और उसे आगे को उमंग के कारण विषय की चिंता किए बिना निबंध लिखने को बाध्य होना ही पड़ता है। जब क्या होता है, जब हम कोई भी निबंध लिखते हैं तो हमारे शरीर में एक अलग प्रकार की स्फूर्ति यानी कि फुर्ती सी आ जाती है और हमें एक उमंग यानी कि खुशी सी महसूस होने लगती है। उस टाइम क्या होता है कि हमको लेख लिखना ही पड़ता है। ठीक है, अब ये इस प्रकार इसमें लिखा है, तो जरूरी नहीं सभी बच्चे को ये रट्टा हो जाए, याद हो जाए। मैं नहीं कहती इसको आप याद कर लो, ठीक है। मैं कहती हूँ कि आप गद्यांश में से कुछ क्वेश्चन, कुछ शब्द उठाइए, कुछ अपने लीजिए, दोनों को अटैच कीजिए और आप व्याख्या कर दीजिए। बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है ग, लिखने की मानसिक स्थिति कैसी होती है? बताइए, लिखने की जो हमारी मानसिक यानी कि दिमाग की जो स्थिति होती है वो आखिर कैसे होती है? देखो, उत्तर है हमारा, लिखने की विशेष मानसिक स्थिति में मन में कुछ ऐसी उमंग से उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आ जाती है, मन में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है। ठीक है ना। लिखने की मानसिक स्थिति कैसी होती है? मन में एक अलग सी खुशी होती है, स्फूर्ति सी आ जाती है, हमें उमंग सी लग जाती है कि लेख लिखना ही लिखना है। ठीक है ना, ये हुआ इसका आंसर। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं आगे चलती हूँ। नेक्स्ट है हमारा गद्यांश आया नंबर 2। दो क्या कहता है? उस पद्धति के जन्मदाता मार्टेन समझे जाते हैं। उन्होंने स्वयं जो कुछ देखा और सुना, अनुभव किया, उसी को अपने निबंधों में लिपिबद्ध कर दिया। यानी कि हमारे जो मार्टेन थे ना, उन्होंने क्या किया, कैसे निबंध लिखा कि उन्होंने जो कुछ भी देखा, स्वयं सुना, उन्होंने वही निबंध लिख दिया। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं से पढ़ा हो या कहीं से उन्होंने बुक्स में से पढ़ लिया वो निबंध लिख दिया, ऐसा नहीं। मार्टेन थे जो उन्होंने स्वयं महसूस किया है, स्वयं सुना है, वही देखा और लिखा, वही लिख दिया। ठीक है, उसी को अपने निबंधों में लिपिबद्ध कर दिया यानी कि लिख दिया। ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन की स्वच्छंदता रचनाएं हैं। ऐसे निबंध क्या होते हैं, ये एकदम क्लियर, बढ़िया, सुंदर रहते हैं। इनमें ना कोई भेद होता है, ना कोई हमें रोक टोक कर सकता है, ना ही ये कह सकता है कि ये गलत लिखा है, ना ही ये कह सकता है कि ये सही लिखा है। ये वास्तविकता में एक सही है, जो हमने देखा है, सुना है, उसी को हमने निबंध बनाया है। ये बहुत ही अच्छा है ना। वे मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं, उनमें ना कवि की उदात्त कल्पना रहती है, वही मैंने आपको बताया, ना तो उनकी कोई बुराई करता है, कल्पना रहती है, ना आंकिक लेखक की सूक्ष्म दृष्टि, और ना विज्ञों यानी कि विद्वानों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना। उस निबंध में कुछ ऐसा होता ही नहीं है कि कोई तर्क वितर्क करे, क्योंकि उन्होंने जो स्वयं देखा है, महसूस किया है, वही उन्होंने अपने निबंध में लिखा है। तो ना उसमें कोई तर्क कर सकता है, ना कोई वितर्क कर सकता है, ना कोई इसको छोटी सोच का बता सकता है, ना उसको कोई बड़ी सोच का बता सकता है। ठीक है, तर्कपूर्ण विवेचना, उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है। जो उस निबंध में होता क्या है, जो लेखक ने वास्तविकता में महसूस किया है,
अनुभव किया है वो उसी में लिख देता है। उनमें उसके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है। उनमें उसका उल्लास यानी कि खुशी रहती है। ये निबंध ना तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें न ज्ञान की गरिमा रहती है, ऐसा नहीं होता कि जिसमें ज्यादा ही ज्ञान है, ज्ञान का घमंड है, यानी कि ऐसा कह सकते हैं, तो वही निबंध लिखेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं रहता है। ऐसा होता है कि जो खुद स्वयं हम महसूस करते हैं वही हम निबंध में लिख देते हैं। और ना कल्पना की महिमा, ना तो इसमें कोई कल्पना करनी पड़ती है, ठीक है, जिसमें हम संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं। होता क्या है, जिसमें हम संसार को अपनी ही निगाहों से, अपनी ही नजर से जो देखते हैं और अपने ही भाव से ग्रहण करते हैं, और अपने जो भाव लिए हैं उसको हम ग्रहण कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब पद्धति का अनुसरण मैं भी क्यों ना निबंध लिखूं। तो वो कहते हैं कि इस पद्धति को मानकर क्यों ना मैं भी निबंध लिख दूं। तो वैसे तो मैंने आपको सारी व्याख्या इसकी बता दी है, फिर भी हम नेक्स्ट चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। मैं आपको एक बार बता चुकी हूँ कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखा जाता है ना। एक बार फिर से देख लेते हैं। उपर्युक्त गद्यांश हमारे लिखना है आपको, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड से संचालित है, या आप लिख सकते हो संचालित है, या लिख सकते हो लिया गया है, ठीक है, लिया गया है। इसके खंड में संचालित निबंध क्या लिखूं से लिया गया है। इसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। ये मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़े, आप स्वयं से लिख लीजिएगा। जितनी बार लिखोगे आपको याद हो जाएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो देखिए अब क्वेश्चन इसमें से एक ऐसे भी बन सकता है, इस ग्राफ में से, इस गद्यांश में से एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो अभी हम गद्यांश पढ़कर आए हैं उसकी व्याख्या करा रहा है। व्याख्या वैसे मैंने आपको सभी अभी तुरंत करके बताई है, फिर भी मैं एक बार आपको पढ़ के बता देती हूँ, ठीक है। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, धीरे धीरे पढ़ते हुए चलना है। तो देखो उत्तर है बेटा उसका, ऐसे निबंध लेखन हृदय की बंधन मुक्त रचनाएं होती हैं। इसमें कवि के समान उच्च कल्पनाएं और किसी कहानी लेखक के समान सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता नहीं होती है। मैं ये सारे शब्द अभी आपको पीछे पढ़ा कर आई हूँ, ठीक है। न ही विद्वानों के समान गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना की आवश्यकता होती है। इसमें लेखक अपने मन की सच्ची भावनाओं को स्वतंत्रता और प्रसन्नता के साथ व्यक्त करता है। इसमें कोई भी रोक टोक नहीं रहती है। इसमें अपने मन की जो सच्ची भावना है उससे लेखक स्वतंत्रता पूर्वक लिख सकता है और प्रसन्न होकर। इन निबंधों को लिखते समय लेखक पंडित प्रदर्शन की अवस्था से दूर रहता है। वह अपने भावों को जिस रूप में चाहता है उसी रूप में अभिव्यक्त कर देता है। क्या होता है, जो निबंध लिखते हैं, जो स्वयं महसूस करते हैं, स्वयं लिखते हैं, स्वयं देखते हैं, उसमें क्या रहता है कि बहुत ही खुशी से निबंध लिख जाता है। ना तो किसी के तर्क करने की और ना ही किसी के कुतर्क करने की चिंता सताती है ना। वह अपने भावों को जिस रूप में चाहता है उसी रूप में अभिव्यक्त करता है। जो यानी कि अपने भाव है उसके अंदर के, जिस रूप में वो चाहता है, जिस रूप में ढालना चाहता है, वो उसी रूप में उसको ढाल देता है, ठीक है, ठीक है। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो, फिर मैं नेक्स्ट चलती हूँ। ले लिया होगा। नेक्स्ट है, प्रश्न आता है हमारा तीसरा प्रश्न क्या कहता है बेटा, उपर्युक्त गद्यांश में किस प्रकार के निबंध में सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है। जो ये गद्यांश दिया है इसमें किस प्रकार के निबंध में सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है। अभी जस्ट पढ़कर आए हैं पीछे से, जिस बच्चे ने अच्छे से समझ लिया होगा तुरंत टिक लगा देगा, आंसर निकाल देगा, ठीक है। चलो इसका आंसर देखते हैं। जिसमें न कविता की उदात्त कल्पना रहती है, ठीक है,
ना असांख्यिक का, ना लेखक की सूक्ष्म दृष्टि और ना ही विज्ञान, विज्ञों का मतलब यह हुआ बेटा विद्वानों, विद्वानों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना, उन में लेखक की सच्ची अनुभूति अभिव्यक्ति रहती है। अब जब पूछेगा क्वेश्चन, उपर्युक्त गद्यांश में किस प्रकार के निबंध में सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है, तो किसमें होती है, जो हम स्वयं लेख लिखते हैं, जो स्वयं हम निबंध लिखते हैं, उसी में सच्ची अनुभूति होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए बेटा, घ क्वेश्चन हमारा घ क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है निबंध की किन विशेषताओं का उल्लेख हुआ है, जो इसमें निबंध है उसमें किन विशेषताओं का उल्लेख हुआ है। ठीक है, तो उत्तर देखिएगा, उत्तर है इसका निबंध की स्वच्छंद, निबंध की स्वच्छंदतावादी, बंधन मुक्त शैली आदि विशेषताओं का उल्लेख हुआ है। जो स्वयं निबंध लिखते हैं ना हम, उसमें एकदम स्वच्छंदता रहती है, बंधन मुक्त रहता है, उसमें किसी का भी बंधन नहीं होता है ना, ना ही तो किसी की तर्क ना कुतर्क, वही बंधन होता है, कोई तर्क करता है वो बंधन लग जाता है, कोई कुतर्क करने लगता है निबंध में, वो एक बंधन टाइप होता है। तो इसमें क्या होता है, ना तो कोई भी बंधन होता है, कुछ भी नहीं होता है, बंधन मुक्त रहता है, ये बंधन मुक्त रहता है, शैली आदि विशेषताओं का उल्लेख हुआ है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, धीरे धीरे सबको समझ आ जाएगा, धीरे धीरे समझते हुए चलते हैं। कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ हो कि हमको इसमें एकदम बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत हो, बिल्कुल आराम से समझ आ जाएगा, दिमाग कितना नहीं लगाना है। जिस बच्चे ने अच्छे से निबंध को पढ़ लिया है, समझ लिया है, वो सारा इसी को कर ले जाएगा, आराम से कर ले जाएगा, पूरी उम्मीद है मुझे। नेक्स्ट देखते हैं, गद्यांश आता है हमारा तीसरा। तीसरा गद्यांश क्या कहता है, तीसरा गद्यांश कहता है दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटते रहते हैं, तब दूर की नदी के तट पर संध्या के समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार कर देते हैं। अब हमको बेटा यहाँ से यहाँ तक इसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, फिर भी हम पूरा पढ़ लेते हैं। कहता है दूर के ढोल सुहावने होते हैं। अब जो दूर हमारे ढोल बज रहे होते हैं, ढोल बज रहे होते हैं, वो सुहावने होते हैं, यानी कि मन में एकदम अच्छे लग रहे होते हैं। क्यों अच्छे लग रहे होते हैं? क्योंकि उनकी जो कर्कशता है, जो आवाज है, जो तान है ना, दूर तक नहीं पहुंचती, इतनी दूर तक नहीं पहुंचती। जब ढोल के पास बैठे हुए लोग, जब ढोल के एकदम नजदीक लोग बैठे होते हैं, तो क्या होता है कि उनके कान के पर्दे जो होते हैं फटते रहते हैं। जो कान के पर्दे होते हैं ना, फटते रहते हैं। क्या होता है, कहीं भी ढोल बजता हुआ आपने देखा होगा, तो दूर कहीं बज रहा होगा तो हमको बहुत ही अच्छा लगता है कि पता नहीं कहाँ बज रहा है। हम दिमाग में एकदम इमेज क्रिएट कर लेते हैं, एकदम इमेज क्रिएट कर लेते हैं, कहीं उनके यहाँ शादी थी, शायद उनके यहाँ ढोल बज रहा है, तो वो हमको अच्छा लग रहा होता है। वही ढोल हमारे आसपास कहीं बज रहा होता है नजदीक, तो हमको कान फटने के समान लगता है। ठीक है, तब दूर के किसी नदी के तट पर संध्या के समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार कर देते हैं। कब कर देते हैं? जब वो दूर ढोल होते हैं, दूर के ढोल सुहाने होते हैं। आगे देखिए, ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर वह अपने हृदय में किसी के विभोत्सव का चित्र अंकित कर लेता है। होता क्या है उसका, क्या कहता है वो, कि जब दूर ढोल बज रहे होते हैं तो वो कहीं एक नदिया के किनारे बैठा होता है। इमेज कीजिए कि एक आप नदी के किनारे बैठते हो, ठंडा ठंडा पानी बह रहा है, कहीं ढोल बज रहा है। तो ढोल बज रहा है तो आप क्या सोच रहे हो कि अरे कल उसकी शादी हुई थी तो शायद ढोल उसी के यहाँ बज रहा है, उसकी लगता है कह सकते हैं कि बहू आई है नई, तो वही उसी की खुशी में ढोल बजाया जा रहा है। तो वो ढोल हमको बहुत ज्यादा आनंद दे रहा है, अच्छा लग रहा है। और वही ढोल जब हमारे आसपास बज रहा है तो वही ढोल हमको कान फाड़ने के समान महसूस हो रहा है। ठीक है, तो आपको देखना है और आगे बढ़ना है।
अब देखते हैं, प्रश्न कहता है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये मैं आपको छोड़ देती हूँ, ये आप ही पढ़ोगे और आप ही लिखोगे, बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्या करना है, इसकी व्याख्या करनी है। जो गद्यांश हम अभी पीछे पढ़कर आए हैं उसी की हमको व्याख्या करनी है। चलो जी, व्याख्या भी कर लेते हैं। बख्शी जी कहते हैं, अब जो हमारे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं वो कहते हैं, आपको ऐसे लिखना ही है। बख्शी जी कहते हैं कि दूर के ढोल इसलिए अच्छे लगते हैं। अब बख्शी जी क्या कह रहे हैं कि जो दूर के ढोल है ना वो इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि उनके कड़ कटु ध्वनि बहुत दूर तक नहीं पहुंचती। अब जो उनके कड़ है ना, उनके कटु, जो कटु यानी कि बहुत ज्यादा कड़वी ध्वनि बहुत दूर तक नहीं पहुंचती। जब वे बज रहे होते हैं, जब ढोल बज रहे होते हैं, पास में बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फाड़ रहे होते हैं। जबकि दूर के किसी नदी किनारे संध्याकालीन समय के शांत वातावरण में बैठे हुए लोगों को अपने मधुर स्वर से प्रसन्न कर रहे होते हैं। अनुभव करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। एक बार देखिए, दिमाग में आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि हम कहीं नदी के किनारे बैठे हैं, ठंडी ठंडी हवा आ रही है और ढोल बज रहे हैं, तो वो ढोल हमको कैसे लग रहे हैं। और कहीं हम भीड़ भाड़ जगह में बैठे हैं, वही ढोल बज रहे हैं, तो वो ढोल हमें कैसे लग रहे हैं। एक बार अनुभव कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, प्रश्न आया ग। प्रश्न आया हमारा ग। ढोल की कर्कशता समीपस्थ लोगों को कब कटु प्रतीत नहीं होती। अब बेटा आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा गहराई से देखना है। क्यों गहराई से देखना है कि बेटा इसमें लिखा हुआ है नहीं होती। ये आपको एग्जाम में नंबर कटा भी सकता है और दिला भी सकता है। मुझे लगता है बच्चे ज्यादातर नंबर कटवा लेते हैं क्योंकि वो नहीं को पकड़ ही नहीं पाते हैं, होती है पकड़ लेते हैं और उसी का आंसर लिखकर चले आते हैं। तो आपको क्वेश्चन को ना बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है कि उसमें नहीं पूछा है या होती है पूछा है, ठीक है ना। तो क्या बोला है, ढोल की कर्कशता समीपस्थ लोगों को कब कटु प्रतीत नहीं होती, यानी कि कब उनको बेकार प्रतीत नहीं होती। कब प्रतीत नहीं होती, अभी जस्ट बता के आई हूँ। जब वो दूर बैठे होते हैं तो उनको, नदी के किनारे बैठे होते हैं तो उनको वो ढोल बहुत ही सुहावने लग रहे होते हैं, तो उनको वो बेकार नहीं लगते हैं। देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या कहता है। देखिए, जब उसके साथ आनंद का कलरव, जब उसके साथ जो आनंद का कलरव है, कलरव, उत्सव का और प्रेम का संगीत, यह तीनों मिले रहते हैं, तभी उसकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को कभी कटु नहीं प्रतीत होती। क्या क्या चीज मिली रहती है, आनंद का कलरव, तीन चीजें रहती हैं, आनंद का कलरव, उत्सव का और प्रेम का, ठीक है। तब उन लोगों को जो ढोल बज रहे होते हैं समीप, उनको बेकार नहीं लगते हैं। क्या क्या होता है, आनंद का कलरव, आनंद का कलरव, उत्सव का और प्रेम का, ठीक है। तो ये सब तीनों चीजें रहती हैं तो उनको वो ढोल अच्छे लग रहे होते हैं, बेकार नहीं लगते हैं। चलिए अब आता है हमारा 4, गद्यांश आता है 4, गद्यांश आता है 4। पढ़ते हुए मेरे साथ साथ चलिए, नोट्स बनाते हुए मेरे साथ चलिए, आपका बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। नोट्स बनाने से होगा क्या बेटा कि आपकी जो स्पीड है ना वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो आपको एग्जाम टाइम, आपको जो 2-2.5 घंटे 3 घंटे कम लगते हैं ना, वो नहीं लगेंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं कि उनको 3 घंटे दिए जाते हैं, 3 घंटे होने के बाद बेल लग जाती है, फिर भी दे दनादन दे दनादन दे दनादन लिखते ही रहते हैं। ऐसा लगता है कि शायद आज ही सब कुछ अभी लिख के जाएंगे, तब से इन्होंने कुछ नहीं लिखा। तो इसलिए मैं कह रही हूँ नोट्स बनाते चलिए। अगर आप नोट्स बनाओगे ना तो क्या रहेगा, एक तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, सेकंड काम क्या होगा, आपके जो ये शब्द है ना वो आपके दिमाग में, आपके माइंड में सेट होते हुए धीरे धीरे चले जाएंगे, ठीक है। एक बार आप बुक्स पढ़ोगे, यहाँ पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे तो आप आराम से हो जाएगा, कोई भी टफ नहीं रहेगा आपके लिए। तो नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी है, मैं कहती हूँ आप नोट्स बनाइए, ठीक है।
चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 4, यानी कि गद्यांश हमारा 4 क्या कहता है। गद्यांश 4 कहता है जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर है। जो तरुण, अब बेटा तरुण का मतलब यहाँ क्या होगा, जो युवा। तरुण का मतलब यहाँ होता है युवा, ठीक है। जो युवा संसार के जीवन संग्राम से दूर है, उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। जो युवा है ना बेटा, हमारे आप जैसे उम्र के बच्चे, उनको ये संसार है ना बहुत ही ज्यादा मनमोहक, बड़ा ही सरल लगता है, प्रतीत होता है। जो वृद्ध हो गए हैं, अब क्या होता है, जो वृद्ध यानी कि जो बूढ़े हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हटाए हैं, जो अपने बचपन की अवस्था और अपने युवावस्था से दूर हटाए हैं, यानी कि बूढ़े हो गए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी ही सुखद लगती है। आपने कभी देखा होगा, आपके घर में दादी होंगी, दादू होंगे आपके, तो क्या होता है, वो अपने अतीत को बड़ा अच्छा बताते हैं। अरे हमारे अतीत में हमारे वहां तो ऐसा होता था, ऐसा होता था, यानी कि वो अपने अतीत को बहुत अच्छा समझते हैं। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। अब क्या हो गया, जो पीछे बीत गया है ना, वो उसी का सपना देखते रहते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, और जो हमारे तरुण है ना, उनके लिए क्या होता है, उनको अपना भविष्य अच्छा लगता है। अरे भविष्य में होगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, टीचर बनूंगा, समाज सेवी बनूंगा, कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा। उनको क्या लगता है कि हमारा भविष्य अच्छा है। वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत, जैसे युवाओं को लगता है कि हमारा भविष्य अच्छा है, वैसे ही बुढ़ों को क्या लगता है कि हम जो पीछे छोड़ के आए ना, वो हमारा अतीत अच्छा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। वर्तमान से दोनों का असंतोष है। जो वर्तमान में जी रहे हैं ना, प्रेजेंट में युवा और वृद्धा, वो प्रेजेंट में दोनों को असंतुष्टि है कि ना तो वृद्ध खुश है भाई, और ना ही बूढ़े खुश है, ना ही तो युवा खुश है और ना ही वृद्ध खुश है। दोनों को अपने प्रेजेंट से क्या है, असंतुष्टि है। तरुण भविष्य को वर्तमान लाना चाहते हैं। जो तरुण है हमारे, जो युवा है, वो क्या चाहते हैं, वो भविष्य को वर्तमान में ले आए। अब वो चाहते हैं, उनको इतना जल्दी चाहिए, चुटकी बजा के वो टीचर बन जाए, चुटकी बजा के डॉक्टर बन जाए, यानी कि जो कल काम होने वाला है, भविष्य में काम होने वाला है, उनको लगता है वो आज ही हो जाए, यानी कि अपने भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं। कौन करते हैं ऐसे, हमारे तरुण, यानी कि युवा करते हैं। ठीक है बेटा। अब क्या होता है, और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। यहाँ तो भाई तरुण और वृद्ध की लड़ाई चल रही है खूब अच्छी खासी। तो क्या होता है, जो वृद्ध है ना, वो अपने अतीत जो पीछे छोड़कर आए हैं ना, वो अपने अतीत को प्रेजेंट में लाना चाहते हैं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं। जो तरुण होते हैं हमारे, युवा होते हैं, वो क्रांति के समर्थक होते हैं। वृद्ध अतीत के गौरव के रक्षक। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहा है। इन दोनों के कारण क्या रहा है, जो वर्तमान सदैव क्षुब्ध ही रहा है, और इसी से वर्तमान सदैव सुधारकों का काल बना रहा है। और जो वर्तमान है ना, वो सदैव सुधारकों का काल बना रहा है, यानी कि ये इसमें ऐसा सुधार कर लेंगे, इसमें ऐसा सुधार कर लेंगे। तो जो हमारा प्रेजेंट है ना, वो हमेशा सुधारकों का काल बना रहा है। अब ये तो हो गई इसकी गद्यांश की व्याख्या। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए बेटा, रेखांकित अंश की व्याख्या करवा रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मैंने वैसे कर दिया है, अगर आप चाहते हो तो दोबारा कर देती हूँ। चलो दोबारा देख लेते हैं एक बार क्या कह रहा है ये, देख लीजिए, देख लेते हैं। चलो कर दूं या रहने दूं? मैंने वैसे पीछे भी बता दिया है, वही सब है। कर दूं या रहने दूं, देख लीजिए आप एक बार। चलो कर ही देती हूँ मैं। चलो आ जाओ सामने देखो। जिन नौजवानों ने संसार के कष्ट, जो अभी नौजवान है ना, उन्होंने अभी संसार के जो कष्ट हैं, कष्ट, समस्या और कठिनाइयों का सामना ही नहीं किया, उन्हें यह संसार बड़ा आकर्षक और सुंदर प्रतीत होता है। जो बेटा नौजवान है ना, उन्होंने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना ही नहीं किया है, देखा ही नहीं है कि
कठिनाई आखिर होती क्या है, परिस्थिति आखिर होती क्या है, उनको ये जो संसार है ना बहुत ही मनमोहक, बहुत ही अच्छा प्रतीत होता है, ठीक है ना, बड़ा आकर्षक और सुंदर लगता है उनको ये अपना संसार, क्योंकि वह अपने उज्जवल भविष्य के स्वप्न देखते हैं, क्योंकि वो अपने उज्जवल भविष्य के सपने देखते रहते हैं। जीवन संघर्षों से बहुत दूर है, जो जीवन है ना उनका, उनके संघर्षों से अभी बहुत काफी दूर है। और दूर के ढोल तो तब सभी को सुहाने लगते हैं, और जो दूर के ढोल होते हैं तब सबको सुहाने लगते हैं जो अपनी बाल्यावस्था और जवानी को पार करके अब वृद्ध हो गए हैं। अब क्या हो रहा है, जो अपने बचपन और जवानी को पार करके वृद्ध में आ गए हैं उनको अपना अतीत बहुत अच्छा लग रहा है, यानी कि दूर के ढोल अब उनको बहुत सुहाने लग रहे हैं। तब उनको भी अच्छा नहीं लग रहा था, आज उनको भी अच्छा लग रहा है। वह बीते समय के गीत गाकर प्रसन्न होते हैं, जो उनका समय बीत गया है ना उसके गीत गा गा कर बहुत ज्यादा क्या होते हैं, खुश होते हैं, बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। नवयुवकों से भविष्य दूर होता है, जो नवयुवक हैं उनसे अभी भविष्य बहुत दूर होता है, और वृद्धों से उनका बचपन, और जो वृद्ध है ना, बूढ़े हो चुके हैं आपके दादा दादी, उनसे क्या होता है, उनका बचपन बहुत दूर होता है, दूर हो गया होता है। इसलिए नवयुवकों को भविष्य तथा वृद्धों को अतीत प्रिय लगता है। इसलिए क्या होता है, जो नवयुवक है उनको तो भविष्य अच्छा लग रहा है, और जो वृद्ध हैं उनको अतीत अच्छा लग रहा है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी से। समझ आया अच्छे से? तो अपने दादा दादी को फॉलो करके देख लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा। खुद बैठ जाना और अपने दादा दादी को देख लेना, अच्छे से समझ आएगा, है ना। समझने की वैसे इसमें कोई इतना टफ तो है नहीं, अच्छे से समझ आएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया ना, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, प्रश्न हमारा आता है खा, तरुण और वृद्ध दोनों क्या चाहते हैं। और जो तरुण है, तरुण का मतलब होता है युवा, युवा युवा, और जो वृद्ध है, वृद्ध आप सभी समझते हो, वृद्ध है, दोनों क्या चाहते हैं, आखिर वो दोनों क्या चाहते हैं, लड़ाई कर दें ये चाहते हैं क्या दोनों में लड़ाई करा दें यही चाह रहे हैं, है ना। अच्छा देखो, देखो उत्तर कहता है तरुण और वृद्ध दोनों ही वर्तमान से असंतुष्ट होते हैं। जो हमारे तरुण है, युवा है, वो भी वर्तमान से असंतुष्ट हैं, और जो हमारे वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, हमारे दादा दादी हैं, वो भी वर्तमान से असंतुष्ट हैं, खुश कोई भी नहीं है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहता है, युवा है वो वर्तमान को प्रेजेंट में लाना चाहता है, और वृद्ध अतीत को। ऐसा हो सकता है क्या? हो नहीं सकता, इसी बात की तो लड़ाई है। तरुण क्रांति का समर्थन करते हैं, जो तरुण है ना वो हमारे क्रांति का समर्थन करते हैं, और वृद्ध अतीत के गौरव का संरक्षण, ठीक है। क्वेश्चन आएगा, पकड़ लोगे, कर लोगे ना। हाँ जी, प्रश्न आएगा ग। अब देखिए ग क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन ग कहता है हमारा, तरुण जीवन के संग्राम के अनुभव किस प्रकार से देखना चाहते हैं। जो हमारे तरुण हैं, युवा हैं, वो जीवन के संग्राम को किस प्रकार अनुभव करके देखना चाहते हैं। युवा हमारे, जो हमारे युवा हैं वो जीवन के संग्राम के अनुभव को किस प्रकार से देखना चाहते हैं, क्वेश्चन कहता है। अब आंसर क्या कहता है, अब तरुण है, आप लोग हो, युवा अवस्था में हो, तो आप हो, तो आप क्या देखना चाहते हो, एक बार देख लीजिएगा। तरुण जीवन के संघर्षों से अत्यधिक दूर होते हैं। जो तरुण होते हैं, युवा होते हैं, वो जीवन के संग्राम से अत्यधिक दूर होते हैं। उनको यह संसार मनमोहक एवं आकर्षक लगता है, उनको ये संसार बहुत ज्यादा मनमोहक और आकर्षित लगता है, क्योंकि उन्होंने जीवन के संग्राम का सामना नहीं किया होता है। उनको क्या होता है, किसी भी दोस्त के यहाँ जाते हैं पार्टी में और आराम से एंजॉय करके चले आते हैं, तो उनको वो संसार बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उन्होंने अभी कोई कष्ट देखा ही नहीं है, जीवन में कोई संघर्ष ही नहीं किया है, तो ये संसार उनको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। उनको भविष्य प्रिय लगता है। उनको क्या लगता है
कि हमारा जो भविष्य होगा ना वो बहुत अच्छा है, उनको भविष्य प्रिय लगता है, इसलिए वे भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं। इसलिए क्या करते हैं, वो भविष्य को वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में ही लाना चाहते हैं। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न कहता है घ, वर्तमान सदैव क्षुब्ध क्यों रहता है। जो वर्तमान है ना वो सदैव क्षुब्ध यानी कि गुस्सा यानी कि रुष्ट क्यों रहता है। तो उत्तर है इसका, तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं। अब भाई जो तरुण है उनको भविष्य में, बार बार वही बातें आ रही हैं, आराम से कैच कर लोगे आप। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध हैं वो अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत के गौरव के संरक्षक। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट आता है हमारा 5वां गद्यांश। तो गद्यांश 5 क्या कह रहा है, एक बार सुनिए और समझिए अच्छे से। ध्यान सभी का सामने होना चाहिए, स्क्रीन पर होना चाहिए। एक भी लाइन मिस की पूरा व्याख्या आपकी इधर उधर हो जाएगी। ठीक है, इसलिए आपका ध्यान इधर ही रहना चाहिए। ठीक है, बातों में कम इधर ज्यादा। भारत के इतिहास में बुद्ध देव, महावीर स्वामी, नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी में ही सुधारकों की गणना समाप्त नहीं होती। सुधारकों का दल नगर और गांव-गांव में होता है। यह सच है कि जीवन में नए नए क्षेत्र उत्पन्न होते जाते हैं और नए नए सुधार होते जाते हैं। ना दोषों का अंत है और ना सुधारकों का। अब क्या होता है बेटा, भारत के इतिहास में जो ये नाम दिए हैं ना, नागार्जुन, महावीर स्वामी, महात्मा गांधी, यही सिर्फ सुधारक नहीं रहे हैं, इनके आगे भी हमारे न जाने कितने सुधारक रह चुके हैं और न जाने कितने सुधारक अभी होंगे, अभी न जाने कितने सुधारक होंगे। और महात्मा गांधी में भी सुधारकों की गणना समाप्त नहीं होती। सुधारकों का दल नगर नगर और गांव गांव में होता है। सुधारकों का जो दल है ना वो नगर नगर गांव गांव में होता है। आप अपने गली मोहल्ले में ही देख लीजिएगा, आपको 2-4 सुधारक मिल जाएंगे कि ये ऐसे मत करो, ऐसे करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। वो सुधारक गली गली गांव गांव रहता है। यह सच है कि जीवन में नए नए क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। यह वास्तविक बात सच है कि हमारे जो जीवन में नए नए क्षेत्र उत्पन्न होते रहते हैं और नए नए सुधार होते जाते हैं। और क्या होता है कि नए नए सुधार होते जाते हैं, नए नए सुधार होते जाते हैं। एक सेकेंड, ये थोड़ा इसका रहता ही है, होते जाते हैं। ना दोषों का अंत होता है, ना तो बेटा देखो कोई भी दोष है उसका अंत हो रहा है, और ना ही सुधारकों का। अब देखो दोष हो रहे हैं तो सुधारक भी बढ़ते जाएंगे, तो ना तो दोषों का अंत है और ना ही सुधारकों का। जो कभी सुधार थे, जो कभी सुधार हुआ करते थे, वे वही आज दोष हो गए हैं। क्या हुआ है, जो कभी सुधारक थे वही आज दोस्त बन गए हैं। होता है ना, कभी दोस्त होते हैं वही दुश्मन बन जाते हैं, तो वही यही केस हो रहा है। जो कभी सुधार हुआ करते थे वही आज दोस्त बन गए, उनमें भी दोष होने लगा है और उन सुधारकों का फिर नव सुधार किया जाता है। और जो सुधारक है ना उनका फिर दोबारा से नव सुधार किया जाता है, यानी कि दोबारा से सुधारा जाता है। तभी तो यह जीवन प्रगतिशील माना जाता है या माना गया है। तभी तो जो जीवन है वो प्रगतिशील माना गया है। अच्छा जी, चलो अब देखो इसका क्वेश्चन क्या कहता है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसके रेखांकित अंश की व्याख्या कर लेते हैं। चलो करानी है भाई हमें तो। देखिए उत्तर, रेखांकित अंश की मैं पेंसिल चेंज कर लेती हूँ, कलर वाइट वाइट हो रहा है। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको ये ब्लैक पेन से लिखनी होगी। ठीक है, ब्लैक पेन से ऐसे लिख देनी है। रेखांकित अंश की व्याख्या ऐसे लाइन करनी है, यानी कि ये हाईलाइट रहना चाहिए आपका। ठीक है, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। समाज विस्तृत है, हमारा जो समाज है वो विस्तृत है, इसमें सदैव सुधार होते रहते हैं। इसमें जो हमारा समाज कैसा होता है
कि इसमें हमेशा सुधार होते रहते हैं। ठीक है, बुद्ध से गांधी तक सुधारकों के एक बड़े समूह का जन्म इस देश में हुआ है। जो हमारे बुद्ध है ना, उससे लेकर गांधी तक सुधारकों का एक बड़ा समूह है, उनका जन्म हुआ है। किसमें हुआ है? सुधारकों में। जीवन में दोषों की श्रृंखला बहुत लंबी होती है। जो जीवन है हमारा, इसमें जो दोष है ना, उसकी जो श्रृंखला है, श्रेणी है, लाइन है, कुछ भी कह सकते हैं, वो बहुत ज्यादा होती है। इसलिए सुधारकों का क्रम सदैव चलता रहता है। जो दो बेटा दोष होगा तो क्या होगा? सुधारक भी उतने ही ज्यादा होते जाएंगे, है ना। सुधारकों के दल प्रत्येक नगर और ग्राम में होते हैं। जो सुधारक हैं उनका क्या रहता है? प्रत्येक गांव में, नगर में, मोहल्ले में, गलियों में सुधारक मिल ही जाएंगे आपको। जीवन में अनेक अनेक क्षेत्र होते हैं। जीवन में अनेक अनेक अलग अलग प्रकार के डिफरेंट क्षेत्र होते हैं और नित्य नवीन उत्पन्न भी होते जाते हैं। और क्या होता है? नए नए उत्पन्न भी होते जाते हैं। जैसे कि एग्जाम के थ्रू समझ लीजिएगा, आज आपको मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ, एक दिन होगा यहाँ हिंदी कोई और पढ़ा रहा होगा, तो कोई फिर क्या होगा? फिर कोई और पढ़ा रहा होगा। यानी कि नया ऐसा नहीं होता है इस सृष्टि में कि कोई भी टिका रहा है, या बदलते रहते हैं। तो वही बात ये कह रहा है, नए नए सुधारक भी होते रहते हैं। अनेक अनेक क्षेत्र होते हैं, अनेक अनेक क्षेत्र होते हैं और नित्य नवीन उत्पन्न भी होते जाते हैं और नए नए सुधारक उत्पन्न भी होते जाते हैं। प्रत्येक में कुछ दोष होते हैं। प्रत्येक में क्या होता है कि कुछ दोष होते हैं जिनमें सुधार अवश्य होता है। सुधार किए जाने पर इसमें तत्कालिक सुधार हो तो जाता है, परंतु आगे चलकर कालक्रम में ही सुधार फिर दोष माने जाने लगते हैं। सुधार भी हो जाता है लेकिन आगे चलकर क्या होता है? फिर वह दोष बन जाते हैं और उनमें फिर से सुधार किया जाने की आवश्यकता प्रतीत होने लगती है। सुधार किया, बिगड़ गया, फिर से उन्होंने सुधार किया, उसकी प्रति आवश्यकता महसूस होने लगती है। इसी सुधार और परिवर्तनशीलता से जीवन प्रगतिशील माना गया है। ठीक है, व्याख्या को बेटा आपको अपने शब्दों में ही लिखना होगा। गद्यांश जैसा लिखा होगा आपको सेम वैसा नहीं उतारना है। सारी क्लासों में आपको मैं बताती हुई चली आ रही हूँ। क्या करना है कि कुछ शब्द बेटा आपको गद्यांश में से उठाने होंगे, कुछ शब्द आपको अपने भावों को जोड़कर लिखना होगा और आपकी व्याख्या बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है उसमें। अब देखिए प्रश्न आता है ग, जीवन प्रगतिशील क्यों माना गया है? जो हमारा जीवन है वो प्रगतिशील आखिर क्यों माना गया है? हमारा जीवन बताइए, जीवन प्रगतिशील क्यों माना गया है? इसका उत्तर कहता है, जीवन में नए नए क्षेत्र उत्पन्न होते जाते हैं। जीवन में क्या होता है कि नए नए क्षेत्र उत्पन्न होते जाते हैं और नए नए सुधार होते जाते हैं। जीवन में बेटा नए नए क्षेत्र उत्पन्न होंगे तो बिल्कुल बात सही है कि सुधार भी बेटा उत्पन्न होंगे। ना दोषों का अंत है, ना तो दोषों का अंत है और ना सुधारकों का। ना तो बेटा दोषों का अंत हुआ है और मुझे लगता है ना ही होगा। ना तो दोषों का अंत हुआ है और ना ही सुधारकों का। जो कभी सुधार थे वही आज दोष हो गए। जो कभी सुधार थे, जो कभी अच्छा था, वही आज बुरा हो गया और उन सुधारकों का फिर नव सुधार किया जाता है। फिर क्या होता है? वही जो अच्छे थे वह बुरे बन जाते हैं। अब वो जो बुरे बन गए फिर उनको दोबारा से अच्छा किया जाता है। तभी तो यह जीवन प्रगतिशील माना गया है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं साइड हो जाती हूँ जल्दी से। साथ के साथ समझते हुए चले। साथ के साथ समझने से होगा ये कि आपको कल पर छोड़ दोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। सिलेबस आपका बड़ा है काफी, तो नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ साथ के साथ यही का यही समझते हुए फिनिश करते हुए चले। अब आता है हमारा गद्यांश 6। ये जो सारे गद्यांश है ना बेटा आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये अभी मैंने जो फर्स्ट पढ़ाया था वो 2024 यानी कि अभी आया हुआ था। ठीक है, जो मैंने पहला ही पढ़ाया था ये मोस्ट है। आप क्लास को पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपको सारा मोस्ट ही मोस्ट मिलेगा।
हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा और आज जो तरुण हैं वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है ये, साहित्य हिंदी के प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है भाई। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं, उसके जो निर्माता है वो क्या समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है। अच्छा जी, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा। यस, बिल्कुल करेक्ट है बेटा। मैंने बताया जैसे कि आज मैं यहाँ पकड़ी हूँ, कल यहाँ कोई और खड़ा होगा। ये यानी कि जो प्रेजेंट है वो कभी हमारा फ्यूचर यानी कि भविष्य पास्ट बनेगा, जो प्रेजेंट है वो कभी पास्ट बनेगा, और ठीक है बनेगा ही बनेगा, ये हमारा सत्य है। उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा। और आज तो तरुण है, जो आज युवा है बेटा, जो आज तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। जो आज हमारे तरुण है ना, जो हमारी युवा है, वो भी वृद्ध होकर यानी कि बुढ़े होकर वो भी अतीत का गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा। उनका क्या होगा, जब वो बूढ़े हो जाएंगे, जब वो वृद्ध हो जाएंगे, तो उनकी जगह पर एक तरुणों का फिर एक दल आ जाएगा। भाई सृष्टि है, चलती रहेगी, ऐसे ही नियम है सृष्टि का, बूढ़ा होना, बचपन होना, युवा होना, वृद्ध होना और चले जाना। तो ये सृष्टि है, इसका यही खेल है, यही चलता रहता है। तो स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा, जो युवा है फिर उनका दूसरा दल आ जाएगा, ठीक है, उनके नाती पोते होंगे भाई, दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। फिर क्या होगा, जो तरुण है फिर से वो भविष्य का स्वप्न देखेंगे। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं, जो तरुण है उनके भी सपने बहुत सुखद है और जो वृद्ध है उनके भी होते, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। अब ये हमको क्या लगता है कि हमारा भविष्य बहुत अच्छा होगा, तो ये हमसे दूर है ना हमारा भविष्य, तो हमको बहुत सुहावना लग रहा है। अब वृद्ध क्या सोचते हैं कि जो हम छोड़ कर आए हैं वो हमारा बहुत अच्छा था, यानी कि इसका सीधा मतलब हुआ कि जो दूर है ना वही हमको अच्छा लगता है, जो पास है ना, जो प्रेजेंट में हम जी रहे हैं उससे कोई भी खुश नहीं है, ना ही तो वृद्ध खुश है ना ही तरुण खुश है। अब देखिए इसका क्वेश्चन क्या कहता है। अब आइए इसके क्वेश्चन पर। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसका क्या लिखना है, हमको संदर्भ लिखना है। चलिए देखते हैं एक बार। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संचालित निबंध क्या लघु से लिया गया है। इसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। बताने की कोई जरूरत नहीं है, फिर से बताकर आई हूँ, ठीक है। प्रश्न देखिए, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या। उत्तर, साहित्य सुधार की प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए विद्वान लेखक श्री बख्शी जी कहते हैं। जो साहित्य सुधारक की प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए हमारे बख्शी जी क्या कहते हैं कि आज के युवा लेखक भी एक दिन वृद्ध होकर अतीत का गुणगान करेंगे। जी बिल्कुल करेंगे। जो आज के युवा हैं वो भी एक दिन वृद्ध होकर अतीत का गुणगान करेंगे। उस समय के जो युवा साहित्यकार होंगे वह वर्तमान से असंतुष्ट होकर कोई और नया साहित्य रचने लगेंगे। जो उस समय युवा होंगे, प्रेजेंट में होंगे, वो कुछ और ही साहित्य रच रहे होंगे। वे भी भविष्य के लिए चिंतित होंगे। वो भी जब होंगे युवा तो वो भी अपने फ्यूचर यानी कि भविष्य के लिए चिंतित होंगे, चिंता में होंगे। यह क्रम सनातन है। यह क्रम क्या है, सनातन है। युवाओं से भविष्य दूर है, जो युवा है उनसे क्या है, भविष्य दूर है, और वृद्धों से अतीत। इसलिए दोनों को यह सुखद लगते हैं, इसलिए दोनों को ये सुखद लगते हैं।
क्यों सुखद लगते हैं? क्योंकि जो युवा हैं उनसे भविष्य बहुत दूर है, और वृद्ध हैं उनसे अपना अतीत दूर है, इसलिए उन दोनों को यह सुखद लगते हैं। यह मानव स्वभाव है कि जो वस्तु उसकी पहुंच से दूर होती है। बहुत ही अच्छी लाइन है, समझने वाली लाइन है। यह जो मानव स्वभाव है ना, यह वास्तविक ऐसा ही होता है। यह मानव स्वभाव की जो वस्तु उसकी पहुंच से दूर होती है वह उसे अच्छी लगती है। जो मानव होते हैं ना, उसके पहुंच से जो चीज है ना वो दूर है, वो तो उसे अच्छी लगती है और वह उसे पाने का प्रयत्न करता रहता है। अब क्या करता है, जो उसको वस्तु उससे दूर है उसे तो पाने का प्रयत्न करता रहता है, वो उसे अच्छी लग रही है। इसलिए दूर के ढोल सुहावने वाली कहावत चरितार्थ हुई है। इसलिए क्या हुआ है, जो दूर के ढोल सुहावने वाली जो कहावत है ना प्रचलित हुई है, चर्चाओं में आई है। क्यों आई है? कि जो मानव है ना, वास्तविक बात सही है, जो मानव होता है ना उसको क्या होता है, जो हमारे साथ रह रहे होते हैं ना वो अच्छे नहीं लगते। दूर के नाते रिश्तेदार होते हैं बहुत दूर के, वो अच्छे लग रहे होते हैं। इसीलिए तो ये दूर के जो ढोल है ना, ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसीलिए ये हमारा चलन में आया है। ठीक है, तो आज का चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत अच्छे से आपके समझ में आया होगा, उम्मीद है मुझे। नोट्स बेटा आप साथ के साथ बनाते हुए चलिए, और देखो शिकायत रोज रोज करनी ना पड़े तो आप वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।